अस्सलाम वालेकुम। यस स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं केमिस्ट्री से। इसका डेफिनेशन आपके सामने है और मैं आज एक अलग तरीके से आप लोगों को समझाने की भरपूर कोशिश करूंगा और इंशाल्लाह आप लोग जरूर समझ जाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। इसका डेफिनेशन अगर आप पहले देख ले तो कहता है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक ऐसा लॉ जो हमें यह बता रहा है कि एनर्जी को आप ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो अपने से, ना इसको आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। अब इसका मतलब बात स्टूडेंट को तो जो जो थोड़ा कम समझ सोचते हैं उनको जल्दी समझ आएगी, लेकिन जो थोड़ा सा ज्यादा डीप सोचते हैं उनको ये समझ नहीं आएगा कि असल में चाहता क्या है। तो इसको तफसील से समझने के लिए मैं आप लोगों को सबसे आखिर में एक पेज है यहाँ लाना चाहूंगा। यस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या आप कह सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको समझने के लिए देखें, हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर कोई भी गैस है या कोई सॉलिड है, समथिंग कुछ इसमें पड़ा हुआ है। ठीक है। अब इसकी जरूर कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी तो होगी कि नहीं होगी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में कि इंटरनल एनर्जी क्या है। जो आपके सामने दिख रहा है इसके अंदर कुछ इंटरनल एनर्जी है। हम फर्ज करते हैं, ठीक है, फर्ज करते हैं कि इसकी इंटरनल एनर्जी 100 है। सपोज जस्ट फर्ज करते हैं कि इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है, 100 है। सो ये यहां पर मैंने लिख दिया हुआ है, दिस इज 100 इसके अंदर। ठीक है, 100 100 जॉल समझे या किलो जॉल समझे, ये स्टार्ट में बस, ये पहले से इसके अंदर मौजूद। और इसके अलावा हमारे पास हीट भी मौजूद है। यहाँ से हमारे पास हीट का एक सोर्स मौजूद है जिसे हम इस सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे, बीकर को प्रोवाइड करेंगे। और हीट हमारे पास 100 जॉल यहाँ पर अलग सा पड़ा हुआ है। चलो आप इसको किलो जॉल कर दे, ठीक है, किलो जॉल कर दे। चीजों को आसानी से समझने के लिए आप सिर्फ ये वैल्यूज मैंने लिखे हुए हैं। अब आप जरा देख ले, अभी तक आपने हीट दिया ही नहीं है, अभी तक आपने कोई तब्दीली लाई ही नहीं है। शुरू शुरू में क्या था, टोटल एनर्जी बिफोर, मतलब बिफोर यहाँ पर लिखा हुआ है। आपके पास इंटरनल एनर्जी कितनी है, जो हीट आप देना चाह रहे हैं वो कितना है, और कोई वर्क अगर हुआ है वो कितना है। वर्क भी आप लोग पढ़ चुके हो। तो अब चूंकि हमने देखा था कि इंटरनल एनर्जी हमारे पास शुरू में 100 है। इंटरनल एनर्जी हमारे पास कितनी है, 100 है, वो जो पहले सिस्टम के अंदर मौजूद है। हीट जो अभी तक हमने दिया नहीं है, हम अभी देने वाले हैं, वो है 100 किलो जूल। और वर्क अब हमने अभी तक किया ही नहीं है, वर्क तो अभी तक किया ही नहीं है। पिस्टन ना ऊपर गया है ना नीचे आया हुआ है, वर्क हुआ ही नहीं है, तो अभी तक ये जीरो है। तो अगर आप इसको टोटल कर देंगे तो टोटल हमारे पास कितना बचेगा, बनेगा 200 किलो जॉल। अब आप देख रहे हैं, आप कोई तब्दीली लाना चाह रहे हैं, आप कोई तजर्बा कर रहे हैं, आप कोई रिएक्शन कर रहे हैं। रिएक्शन से पहले, तब्दीली से पहले आपका टोटल सिस्टम जिसमें बीकर और आप इस बार आपने वो सारा वो बीकर के साथ साथ जो हीट वाला सोर्स है वो भी आपने रखा। तो अब ये पूरा ये आपका सिस्टम है, ये पूरा, जिसमें बीकर के साथ वो हीट सोर्स भी है। अब पूरा सिस्टम में आपकी एनर्जी जो है वो 200 किलो जूल आ रही है। अब हम चेंज लाएंगे। कैसे चेंज लाएंगे, यहां से हीट देना शुरू करेंगे। ये जो हीट है ना, यहां से हम हीट देना शुरू कर लेते हैं। इस सिस्टम को, जो बीकर पड़ा हुआ है, बीकर को हीट देना शुरू करेंगे। अब हम ये फर्ज करते हैं कि चलो इस बीकर का कोई ढक्कन भी है, ठीक है, इसका कोई पिस्टन भी है, ढक्कन भी है, और ये ढक्कन जो है ये ऊपर नीचे जो है ये आराम से जा सकता है, ठीक है। हमने देखा कि इसको जब आपने हीट दिया तो गैस एक्सपेंड हुआ और उसने पिस्टन को ऊपर लेके गया, पिस्टन यहां से यहां तक आया। सादा अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि वर्क हो गया, वर्क हो गया, वर्क डन बाय द सिस्टम। ये भी आप पढ़ चुके हैं। अब मैं ये कंसिडर करता हूं कि जो हीट हमने दिया
इस हीट के दो हिस्से हो जाएंगे, दो हिस्से हो जाएंगे इस हीट के। एक हिस्सा जाकर इसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा, एक हिस्सा जाकर, अब मैं यहां लिखना चाहूंगा, चलो यहां लिख लेता हूं। 100 जूल हीट में से कुछ हीट जो है ये जाकर क्या करेगा, इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा, ये चेंज इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को ये चेंज करेगा। अब मैं सपोज करता हूं कि ये जो है ये 40 किलो जूल यहां चला गया, वो जो हीट आपके पास था 100, उससे 40 किलो जूल जो है वो जाकर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में ऐड हो गया। अब 40 तो ऐड हो गया, लेकिन टोटल इंटरनल एनर्जी अब क्या होगा, टोटल एनर्जी अब 100 से, पहले तो 100 थी E1, या मतलब तो E1, अब ये क्या हो गया E2। अब जाहिर है आपने हीट दे दिया, इंटरनल एनर्जी अब 100 से 140 हो गया, 140 हो गया। 40 क्यों हो गया, क्योंकि ये जो 40 का जो एनर्जी है ये आप हीट देकर, हीट से ये 40 है तो 140 हो गया। E1 100 है, E2 140 है। चेंज ऑफ E, डेल्टा E कितना बना हमारे पास, डेल्टा E हमारे पास है 140 माइनस 100, 140 माइनस 100 इज इक्वल टू जस्ट 40। तो वही आ गया, मतलब ये जो 40 किलो जूल है ये अपने हीट से दिया था। अच्छा, हीट का दूसरा हिस्सा कहां पर चला गया, कहां पर खर्च हुआ, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। बाकायजात जो हीट था, हीट एनर्जी, हीट के अंदर जो एनर्जी था वो वो जाकर वर्क करने में इस्तेमाल हुआ, वर्क डन करने में इस्तेमाल हुआ। तो मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट कि चलो हम सपोज करते कि ये 60 किलो जूल जो वर्क है, सॉरी हीट है, वो वर्क में खर्च हो गया। तो आपके पास जो टोटल हीट आपने दिया था, उस हीट का 40 किलो जूल जाके इंटरनल एनर्जी में चला गया और 60 जो है वो वर्क में खर्च हुआ। अब काम हो गया, आपने हीट दे दिया, प्रोसेस हो गया। अब आफ्टर का जरा हालात देखते हैं, आफ्टर क्या होगा। अब यहाँ पर आ जाए टोटल एनर्जी आफ्टर द प्रोसेस। अब आपने कर लिया सब कुछ, चले अब करते हैं। इंटरनल एनर्जी शुरू में जो E1 थी, हाँ इंटरनल शुरू में जो E1 थी, अब ये कितना हुआ, अब ये E2 हो गया। अब E2 आपका, जरा मुझे बता दिया पूरा सिस्टम को दोबारा, E2 कितना है, चेंज इंटरनल एनर्जी, जस्ट सेकेंड इंटरनल एनर्जी, यह है 140 किलो जूल। हीट टू बी गिवन, जो हीट आप देना चाहते हैं वो तो अब जीरो है, क्योंकि वो जो आपके पास था वो तो आपने दे दिया, जो आपके पास था वो तो आपने खर्च कर दिया, अभी तो आपके पास है ही नहीं, तो जीरो है। हाँ ना, नहीं है ना, तो खर्च हो गया। वर्क जो हुआ W, वो कितना हुआ, 60 किलो जूल। 60 किलो जूल का वर्क। अब इससे टोटल कितना आएगा, फिर से क्या बना, 200 किलो जूल। तो दैट इज रियली वेरी फैंटास्टिक। प्रोसेस से पहले टोटल एनर्जी 200 थी, प्रोसेस के बाद भी टोटल एनर्जी क्या है, 200 है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहना चाहता है कि जब आप लैब में कोई काम कर रहे हैं, कोई रिएक्शन चला रहे हैं, कोई प्रोसेस आप कर रहे हैं, तो याद रखिए आप एनर्जी को खुद से ना क्रिएट कर सकते हो ना जाया कर सकते हो। जो एनर्जी पहले थी वही की वही एनर्जी रहेगी, एनर्जी चेंज नहीं हो सकती अमाउंट वाइज। अब आपने देखा जो एनर्जी पहले से 200 किलो जूल थी, अभी भी ये क्या है, 200 किलो जूल है। फर्क क्या हुआ, एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में ट्रांसफर हो गई, बस। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का सबसे आसान तरीन एग्जांपल है कि एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में, अब क्या हुआ, एक शक्ल हीट, एक शक्ल था ना, उसने जाकर पिस्टन ऊपर लेके गया, तो पिस्टन मैकेनिकल एनर्जी दे दी, मोशन दे दी, वर्क हो गया, तो एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हुआ, वर्क खुद एक एनर्जी है। ठीक है, सो इससे हम लोग ये कह सकते हैं
कि हमारे पास जो हीट है वो कहाँ कहाँ से यूज हुआ, कैसे यूज होगा, और टोटल एनर्जी शुरू में जितनी थी वो बाद में ऐसे ही एक शक्ल से दूसरी शक्ल में एनर्जी चेंज करती है। सो ये वाला जो पेज आपके सामने है, ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। अब मैं फर्स्ट पेज की तरफ वापस जाना चाहूंगा। अच्छा, फर्स्ट पेज पे जाने से पहले आप जरा सा ये देख लें कि आप आज जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सब के सब स्टार्टिंग कहाँ से होगा, हीट आप दे रहे होते हैं। जब मैं जो भी टॉपिक बॉक्स में हीट आप दे रहे होते हैं, सारा कमाल, सारा गेम यहाँ से हीट आप दे रहे। सिस्टम तो है आपके पास, है उसका वॉल्यूम है, उसका इंटरनल एनर्जी है, उसका टेम्परेचर है, उसका प्रेशर, सब कुछ है। लेकिन हमारी जरूरत तब जब आप हीट दे रहे होते, ठीक है, तो हीट देते ही सारी चीजें हम आज समझ जाएंगे। अच्छा, सो नाउ यहाँ से अब आप फर्स्ट आफ्टर मॉडल दोबारा जाते हैं। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। अच्छा, ये जब भी कंजर्व का लफ्ज आ जाए, कंजर्व का मतलब वो अमाउंट जैसे था वैसे के वैसे रहेगा, कंजर्व हो गया, ठीक है। It states that energy can neither be created nor destroyed, ठीक है। तो आप ना इसको क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। कैन बी चेंज, ये बड़ा मजेदार है, कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में आप एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। हीट एनर्जी वर्क एनर्जी में आपके सामने ट्रांसफर हो रही थी। हीट एनर्जी जो था वो इंटरनल एनर्जी में जा रही थी, सो दैट्स व्हाई एक शक्ल से दूसरी शक्ल में जा रही है। अब क्या कहना चाह रहे हैं, मजीद सुनते जाए। एनर्जी कैन बी एक्सचेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ, एनर्जी को आप एक्सचेंज कर सकते हैं दो तरीकों से, हीट एंड वर्क। ये बात अब दर रिपीट हो गया। आप जब भी, कल हमने पढ़ा था कि जब हम एनर्जी ट्रांसफर करते हैं तो हमारे पास दो तरीके हैं। अगर आप एक सिस्टम के अंदर एनर्जी लाना चाहते हैं या एक सिस्टम से बाहर आप एनर्जी ले जाना चाहते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप हीट की मदद से ये काम कर सकते हो या वर्क की मदद से ये काम कर सकते हैं। एनर्जी इज द सम ऑफ बोथ हीट, दो चीजों का समीशन है, हीट एंड वर्क। अच्छा, यहां से आप देख सकते हैं हीट क्यू प्लस वर्क डब्ल्यू, ये इक्वल हो जाता है किस चीज के, जो एनर्जी आपका चेंज हो गया, आपने जो एनर्जी दे दी, या आप सब जस्ट ये कह सकते हैं वो इक्वल हो जाएगा किस चीज के, हीट प्लस डब्ल्यू का। या आप ये कह सकते हैं कि सिस्टम की एनर्जी कितनी चेंज हो गई थी, एनर्जी कितनी चेंज हो गई थी, वो किस चीज की इक्वल होगा, वो हीट जो आपने सिस्टम को दिया और वो वर्क जो आपके पास है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी अभी जो पेज पर आपने देखा था, आपको याद है वैल्यूज, इंटरनल एनर्जी E1 कितना था, 100 था। E2 कितना था, 140 था। डेल्टा ई कितना था, 140 माइनस 100 इज इक्वल टू 40, 40 था ना। सो यहां पर मैं 40 लिख सकता हूं, ठीक है। वर्क क्यू आपका कितना था, हीट आपने जो दिया, हीट आपका था 100, वर्क जो आपने किया था वो कितना था, 60। लेकिन अगर आपको याद हो, वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम, ये वर्क चूंकि बाय द सिस्टम हुआ है तो हम उसको क्या लिखेंगे, नेगेटिव साइन लिखेंगे। यहां पर मैं नेगेटिव साइन दे दूंगा। तो अब देखो, 40, 40 इज इक्वल टू 100 माइनस 60, दैट इज 40 इज इक्वल टू 40। आ गया ना जैसा। तो ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का स्टेटमेंट है ना, फार्मूला है, वो बड़ा ये वाला बड़ा ही प्यारा फार्मूला है। हमेशा तो फिर से याद मैं आपको लिए दोबारा लिखना चाहूंगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का फार्मूला
डेल्टा ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब आप जब कोई प्रोसेस करोगे, आपका आप जब हीट दोगे तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगा। वो जो इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगा वो किस चीज की इक्वल होगा, वो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो डोंट वरी, उसको फाइंड करने के लिए कि जो हीट आपने दिया वो प्लस वो वर्क जो बाय द सिस्टम से वर्क बाय सब, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फार्मूला है। अपने अपने कोड में इसको याद रखना है। कुछ बाज़ औक़ात हम याद रखते हैं कुछ चीजें, तो ये इसमें बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में पहले से ही ये चीज बैठ गया हुआ है कि जब एनर्जी एनर्जी चेंज हो जाएगी तो एनर्जी किसकी इक्वल हो गई? हीट जमा वर्क। अच्छा, आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दें कि एनर्जी इज द सम ऑफ बोथ हीट एंड वर्क। एनर्जी चेंज अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो बड़ा अच्छा होगा। एनर्जी चेंज इज द सम ऑफ, सो दैट टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम सराउंडिंग रिमेन कांस्टेंट। अब ये बात जो है लिखा हुआ है सो दैट टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो ये हो ना, ये देखो यहाँ से ये 40 पे दोनों आप 40-40 आ, सो यही तो कहना चाह रहे हैं द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन कांस्टेंट। तब इस तरफ भी 40 आ गया, उस तरफ भी 40 आ गया, राइट? ओके, सो मैं अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जो एक बार आपको मैंने समझा दिया, अब ये जो स्टेटमेंट है इसको थोड़ा मैं आपको बताता चलूं। एक मिनट। राइट, अगर आप थोड़ा और भी अच्छा जानना चाहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो उसके लिए मैं आपको ये एक डायग्राम दे रहा हूं, और यहाँ पर नीचे में लिखता हूं कि मैं इसको हीट देना चाहता हूं। ये एक सिस्टम है हमारे पास, हीट देना चाहता हूं। आप जब इस सिस्टम को क्या करते हैं, जब आप इस सिस्टम को हीट देंगे, यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा और अच्छे अंदाज में लिख देता हूँ, ठीक है? हीट, जब आप किसी सिस्टम को हीट दे देते हैं तो क्या होगा? हीट देने से सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी, ई चेंज हो जाएगी, बात खत्म। आपने जैसे हीट दिया तो पहले वो एनर्जी थी, इंटरनल थी E1, अब ये क्या हो जाएगा? E2 हो जाएगा। तो चेंज इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? डेल्टा इज इक्वल टू E2 माइनस E1, राइट? यहाँ पर वही है, इंटरनल एनर्जी जब चेंज हो जाएगा तो इस इंटरनल एनर्जी के चेंज होने से हमें अब हम कैसे फाइंड करें कितना एनर्जी? ये जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है ये इक्वल होगा दो चीजों की, इक्वल होगा। नंबर वन, हीट एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, डब्ल्यू। दोबारा देखो, अब मैं आपको इस तरह बताता हूं। जब आप हीट प्रोवाइड करेंगे किस चीज को? सिस्टम को, तो उससे क्या होगा कि इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। जब इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी तो ये किस चीज की इक्वल हो जाएगा? ये इंटरनल एनर्जी इक्वल हो जाएगा Q प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। यानी सादा अल्फाज में चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल हो जाएगा हीट जमा वर्क। मतलब ये मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि बाद स्टूडेंट के पास टाइम नहीं होता फॉर्मूला याद करने का, तो अब आपका फॉर्मूला याद हो गया होगा, ठीक है? ये था फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक का स्टेटमेंट। अब हम आगे जाते हैं। अब हमारे पास देखते हैं, कंसीडर हमारे पास एक गैस है और ये एक कंटेनर के अंदर इनक्लोज है, फ्रिक्शनल पिस्टन है, वो बातें वही है, ठीक है?
ये इसका इनिशियल स्टेट है। सपोज करते यहाँ पर पिस्टन यहाँ पर है, तो उसका वॉल्यूम V1 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका वॉल्यूम है V1। अब आपने क्या किया, हीट दे दिया, हीट आपने दे दिया। जब आपने हीट दिया, उससे क्या हुआ कि ये जो ढक्कन था, पिस्टन जो पहले यहां पर था, तकरीबन यहां पर था, ये पिस्टन ने यहां से फासला तय करके यहां तक आ गया। तो अब वॉल्यूम चेंज हो गया। वॉल्यूम अब यहां से लेकर यहां तक इसका वॉल्यूम है, और इसको हम क्या बोलेंगे, V2 का नाम देंगे। अब चूंकि वॉल्यूम चेंज हो गया, तो चेंज ऑफ वॉल्यूम जो है वो सिर्फ ये जो छोटा सा तीर का निशान है राइट साइड पर, ये यहाँ पर डेल्टा V होगा, तब जो वॉल्यूम आपका चेंज हो गया, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम चेंज हो गया, हीट आपने दे दिया, वर्क भी हो गया। सो अब जरा साथ पे देखे क्या चल रहा है। व्हेन Q इज सप्लाइड टू द सिस्टम, जब आपने हीट सिस्टम को दे दिया, ये क्या करेगा, नंबर वन, इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा। यार ये बातें माशाल्लाह से रिपीट हो गई, अब दोबारा सुन रहे हैं। जब आप हीट देते हैं ना, इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी, कहां से कहां, E1 से E2 हो जाएगी। अच्छा, दूसरा जरा देखे, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क जो है सिस्टम से हो जाएगा, बाय द सिस्टम, ठीक है। और ये हम नेगेटिव कर लेते हैं क्योंकि बाय द सिस्टम है। एज वी नो एनर्जी चेंज इज सम ऑफ बोथ हीट एंड वर्क। सो अब देखो, हमें पता है कि एनर्जी सम, पिछले पेज में आपको बता चुका हूं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा ई एनर्जी चेंज इज इक्वल टू सम ऑफ Q प्लस W। ये आपका फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक पहले आप पढ़ चुके हैं। अब हम एक काम यहाँ पे करते हैं, वो काम क्या है, उसमें हम फार्मूला पुट करते हैं। फार्मूला, वर्क का फार्मूला क्या है, आपको कल बताया था ना, वर्क का फार्मूला है प्रेशर वॉल्यूम वर्क, W इज इक्वल टू P डेल्टा V। प्रेशर तो है ना, वॉल्यूम चेंज हो गया था, सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल्टा V लिखते हैं, P डेल्टा V। सो अब अगर मैं W की जगह P डेल्टा V लिखूं तो क्या होगा, ये हो जाएगा Q प्लस P डेल्टा V। ये लिख दिया, Q प्लस P डेल्टा V। अच्छा, अब देखिए, प्लस का निशान हम हटाएंगे, क्यों, क्योंकि ये जो वर्क है ये नेगेटिव वर्क है, NAGATIV, नेगेटिव वर्क। तो नेगेटिव वर्क में फिर क्या होगा, इसके सामने आप माइनस का निशान लिखोगे, माइनस PW, अब प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा। तो अब ये हो जाएगा Q माइनस P डेल्टा V, ये इक्वल हो जाएगा किस चीज का, डेल्टा E का। ये आपका फार्मूला अब आ गया, ठीक है। वो जी वही जो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक का फार्मूला था, वो आपने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, अपनी वैल्यूज पुट कर दी। सो डेल्टा इज इक्वल टू Q माइनस P कैलवी। अच्छा, अब हम यहां से दो स्टेजेस की तरफ अब जाएंगे, दो और चीजें सीखेंगे, नई नई न्यू चीजें हैं। वो न्यू चीजें हैं, एक, हम लोग इस पिस्टन का ढक्कन बंद कर सकते हैं कि ये आगे पीछे ना हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम कांस्टेंट। नंबर वन, वॉल्यूम कांस्टेंट। अब मैं आगे आपको जो लेक्चर बताने जा रहा हूं, ये कांस्टेंट वॉल्यूम को जहन में रखकर मैं कुछ बातें बताऊंगा। नंबर दो, हम प्रेशर को भी कांस्टेंट कर सकते हैं। काम यही करेंगे, हीट दे रहे, हीट तो देना है। और मजे की बात यह है, जब आप हीट दोगे कांस्टेंट वॉल्यूम पर, एक अलग सा सिनेरियो बनेगा। जब आप हीट दोगे कांस्टेंट प्रेशर पर, एक अलग सिनेरियो बनेगा। बस ये मैं आपको बताना है। क्यों बताना है, क्योंकि ये आपके एंट्री टेस्ट में, आपके एग्जाम में चीजें आ जाएंगी और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आप खुश हो जाएंगे। तो चलिए, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब, पहले ढक्कन
फ्रिक्शनलेस था, आगे पीछे जा सकता था, ऊपर नीचे जा सकता। अब इसको आपने ब्लॉक कर दिया। जब जब ढक्कन ऊपर नीचे नहीं जा सकता तो वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा। जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि डेल्टा वी इज इक्वल टू 0? लिख सकता हूं? यस, मैं लिख सकता हूं। अब यहां मैं लिख देता हूं, इफ piston is fixed, if piston is fixed, it means volume is constant. वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब ये है कि डेल्टा वी जो है वो किसके बराबर है? वो 0 के बराबर है। सो यही जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का जो इक्वेशन आपके सामने मैंने थोड़ा सा चेंज करके लिखा हुआ है, इस पर क्या असर पड़ेगा? ये बनेगा डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस पी मल्टीप्लाई बाई 0। हाँ, चेंज इन वी 0 है तो पी मल्टीप्लाई बाई 0 0 हो जाएगा। सो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास फाइनल ये मिलेगा डेल्टा ई इज इक्वल टू जस्ट क्यू। ये बहुत स्पेशल बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो हीट आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे देंगे, ढक्कन बंद है, ढक्कन फिक्स है, फिर जब आप हीट दोगे तो वो सारा का सारा हीट सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर। बस, क्योंकि वर्क हो ही नहीं रहा तो अब सारा का सारा हीट सिर्फ इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रहा है। पहले क्या था? पहले जब आप हीट दे रहे थे तो हीट का कुछ हिस्सा इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रहा था, कुछ हिस्सा वर्क कर रहा था। अब आपने पिस्टन को बंद कर दिया, पिस्टन जा ही नहीं रहा, तो जो हीट आप दे रहे सारा का सारा हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी में जा रहा है, सारा का सारा। सो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी, कांस्टेंट वॉल्यूम। इस क्यू को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए हम वी लिखते हैं, छोटा सा वी लिख लेते हैं, छोटा सा वी लिख लेते हैं, क्यू वी, ताकि पता चले कि चेंज एनर्जी क्यू के बराबर कब होता है? जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो। तो ब्रैकेट में लिख दे, व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ये हो गया फाइनली वो चीज जो मैं बताना चाहता था, ये अब हो गया, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ओके, नाउ दूसरी बात भी मैंने आपको बताई थी कि हम दो थे, मतलब एक वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, आगे क्या क्या? नाउ सी, अब देखो व्हाट हैपेंस, क्या होगा व्हेन वी कीप वॉल्यूम है। अरे, व्हेन वी कीप प्रेशर कांस्टेंट, गलती हो गई जी, छोटी सी, मतलब वॉल्यूम काट देना है। व्हेन वी कीप प्रेशर कांस्टेंट, जी, जब हम प्रेशर कांस्टेंट करेंगे फिर क्या होता है? अच्छा, दोबारा से सिस्टम की तरफ मैं आता हूँ once again। यार कुछ अच्छा खासा कलर नहीं है, बारह कलर चेंज करता हूँ, नॉट ए गुड कलर। चलो यहाँ चलो, मेरे पास कंटेनर है, इस बार आप हीट दे रहे हैं, ठीक है, हीट क्यू आप दे रहे हैं। पिस्टन जो है, इसका ढक्कन जो है ऊपर नीचे जा सकता है, यानी जब इसका पिस्टन ऊपर नीचे जा सकता है इसका मतलब है प्रेशर कांस्टेंट है। अगर आप पिस्टन को आगे पीछे ना करते फिर प्रेशर जो है ज्यादा हो जाता, चेंज हो जाता है। लेकिन अब चूंकि ढक्कन बिल्कुल फ्रीली ऊपर नीचे जा सकते हैं तो अब आपका प्रेशर जो है कांस्टेंट है, प्रेशर अब चेंज नहीं हो रहा, राइट, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। अब हम जरा फिर से
इस तरह के हालात में जब प्रेशर कांस्टेंट हो, तो इसकी वजह से सिस्टम की एक और प्रॉपर्टी हमारे सामने आ जाती है. वन मोर प्रॉपर्टी कम्स इन फ्रंट ऑफ अस. वन मोर प्रॉपर्टी. जैसे कि आपने प्रेशर पढ़ा था ना, प्रेशर एक प्रॉपर्टी है. प्रेशर एक प्रॉपर्टी है. वॉल्यूम एक प्रॉपर्टी है. टेम्परेचर एक अलग प्रॉपर्टी है. इनका कंडीशन है P1 P2 T1 T2. तो एक नया प्रॉपर्टी अब आ जाता है इस किस्म के कंडीशन में जब प्रेशर कांस्टेंट हो. क्या नाम है उसका? दैट इज कॉल्ड इनथाल्पी. इनथाल्पी. इंथैल्पी ई से स्टार्ट होता है, लेकिन हम उसको ई से नहीं लिखते हैं, हम इसको एच से लिखते हैं. इसका दूसरा नाम क्या है? हीट कंटेंट्स. इसका दूसरा नाम क्या है? हीट कंटेंट्स. राइट. इसका दूसरा नाम है हीट कंटेंट. अब इसको मैंने आपको बताना है कि ये क्या बला है. पहले सादा बताता हूँ, आसान बताता हूँ, बाद में आपको थोड़ा सा इसका इसका असल चीज बताता हूँ. इंथैल्पी दरअसल इसी हीट का नाम है जो आप सिस्टम को दे रहे हैं. बात खत्म. लेकिन कब? जब आप कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दे रहे हो, उस वक्त हीट का नाम होगा इंथैल्पी. यानी ये जो हीट आप यहां दे रहे हैं ना, जिसको आप क्यू बोलते हैं, इसी का नाम होगा व्हाट? इंथैल्पी. कब? शर्त है ना इसकी, एट कांस्टेंट प्रेशर. कांस्टेंट प्रेशर, बस. बहुत. अब एक चीज तो आपके जहन में आएगा कि अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, वही हीट है जो आप कांस्टेंट प्रेशर पे देंगे तब तो उसका नाम इंथैल्पी हो जाएगा. अच्छा, ये जो इंथैल्पी है, इसका भी एक फार्मूला है, वो मैं आपको जब बताना चाहूंगा. अगर हम इंथैल्पी को H से लिखेंगे तो H इज इक्वल टू, H फिर किस चीज की इक्वल होगा? इंटरनल एनर्जी प्लस W वर्क. दो चीजें. हाँ, सॉरी, W. इंटरनल एनर्जी प्लस W वर्क, ये उसका फार्मूला है इंथैल्पी का. अब जो हीट इस वक्त जब आप हीट दे रहे हैं इस तरह के हालत में जब हीट देंगे, तो ये इक्वल हो जाए किसी का इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम की इक्वल हो जाए. बात वही है, वही चीज आइडिया आ रहा है. ठीक है, जैसे पहले मैंने कहा था हीट दे रहे हैं, वो हीट जाकर इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज कर देगा. ओके, वर्क होगा. तो अभी भी बात वो इसी तरह से है. अच्छा, अब सवाल ये है कि ये जो इंथैल्पी है, इंथैल्पी को मालूम करना बहुत मुश्किल है. यानी सपोज करिए कि शुरू में सिस्टम का इंथैल्पी अगर H1 है, तो बाद में इसकी इंथैल्पी चेंज कर H2 हो जाती है. ये H1 को मालूम करना मुश्किल है, H2 और H1 को मालूम करना नामुमकिन है. बट हम लोग क्या कर सकते हैं? हम डेल्टा H को मालूम, चेंज इन H को मालूम कर सकते हैं. डेल्टा H इज पॉसिबल. डेल्टा H इज पॉसिबल. जैसे इंटरनल एनर्जी को आपने देखा था कि E1 और E2 को हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं, अलबत्ता चेंज इन एनर्जी को हम लोग फाइंड कर सकते थे. यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरह से है कि आप लोग एंथैल्पी को फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन चेंज एंथैल्पी को फाइंड कर सकते हैं. सो डेल्टा H को हम फाइंड कर सकते हैं. राइट. इसका डेल्टा H का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पर आपको फॉर्मूला मैंने पहले से यहाँ पे लिखवा दिया है ना, तो डेल्टा H के बाद हम डेल्टा E लिखेंगे प्लस डेल्टा W लिखेंगे. डेल्टा सबके साथ लगाएंगे. ठीक है. अब जरा इसको कैसे पढ़ेंगे? चेंज इन एंथैल्पी की इक्वल है किसके? इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस
वर्क, जो भी वर्क चेंजेस आ गए हो उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा डब्ल्यू। सो अब कैलकुलेशन करके कुछ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको इंथैल्पी समझ आ गई है, आप बिल्कुल, अब सिर्फ मैं एक तरफ मैं जाना चाहता हूँ जो बुक में लिखा होता है, जिस तरीके से लोग लिखते हैं, बुक लिखने वाले लोग, आप लोगों को जो आइडिया देना, मैं आपको वो आइडिया देना चाहता हूँ। तो उस आइडिया के लिए आपकी खोपड़ी में एक और चीज मैं रखना चाहता हूँ, एच का फार्मूला, इंथैल्पी एच इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क, या डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अच्छा, अब मैं इसको डेल्टा एच इज इक्वल टू, यहां से चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस, अगर मैं वर्क का फार्मूला लिख दूं तो क्या होगा, पी डब्ल्यू, पी पी डब्ल्यू, या पी वी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। वर्क इज इक्वल टू व्हाट, पी वी के सामने हम लोग क्या लिख देते हैं, डेल्टा, यहाँ पर इसको बाहर लिख लेते हैं। तो अगर आपने डब्ल्यू के साथ डेल्टा लिखा हुआ है तो डब्ल्यू का था फॉर्मूला पीवी है, प्रेशर वॉल्यूम है ना। यहाँ पर मैं लिखता हूँ डब्ल्यू इज इक्वल टू प्रेशर वॉल्यूम। तो मैंने आप यहाँ पर वही कर दिया। अब जरा इसको खोल देते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू, हमारे पास डेल्टा ई, तो चलो आप फिलहाल इसको छेड़ो में, वही डेल्टा ई है प्लस, यहाँ पर एक रूल है, जब आप डेल्टा पीवी के साथ जब डेल्टा आएगा तो पहले हम क्या करेंगे, डेल्टा को पी के साथ लिखेंगे, वॉल्यूम बाहर कर देंगे, फिर डेल्टा को वी के साथ लिखेंगे, पी बाहर कर देंगे, इस तरह से दो बार लिखना पड़ेगा आप इसको, ठीक है। डेल्टा, हाँ, पहले वी बाहर कर देता हूं, ये देखो वी, ओ माय गॉड, वी बाहर कर दिया। अब डेल्टा को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, डेल्टा पी कर दिया। अब पी बाहर कर देता हूं और डेल्टा वी लिख लेता हूं, ठीक है, इस तरह से। तो अब आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास, अच्छा, प्लस का निशान भी आ जाएगा, ठीक है, बीच में। ये एक मैथमेटिकल इसमें फॉर्मूले में इस तरह आपको करना होगा, जब भी आपके पास कोई चीज आ जाए। एक और मिसाल में आपको, अगर कोई खाली पेज मुझे यहाँ पर मिल जाए, मैं आपको थोड़ा सा ये और बताता हूँ। सपोज कर दीजिए डेल्टा जो है, डेल्टा ये आ रहा है ए और बी के साथ, तो उसका लिखने का हमेशा तरीका ये होगा कि डेल्टा ए के साथ डेल्टा कर दिया, बी बाहर चला जाएगा, प्लस ए बाहर होगा, डेल्टा को आप बी के साथ लिखिएगा, मतलब ये तरीके कार है। तो मैंने भी वही कर दिया यहाँ पर, वी डेल्टा पी प्लस पी डेल्टा बी, मैंने कर दिया, इसको मैंने जस्ट ओपन कर दिया, ये वाला जो डेल्टा पी वी था। अच्छा, अब आपका प्रेशर, चूंकि पहले से मैं बता चुका हूँ, प्रेशर चूंकि कांस्टेंट है ना, सो डेल्टा पी इज जीरो। अब जब एज, मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा एज डेल्टा पी बराबर है जीरो, प्रेशर आपका कांस्टेंट है तो पी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो डेल्टा पी, जिसके साथ डेल्टा पी आ रहा है, ये सारा का सारा खत्म हो जाएगा, जीरो, क्योंकि डेल्टा पी जीरो है। लिहाजा अब जो इक्वेशन हमारे पास बनेगा वो इस तरह से बनेगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। ये फार्मूला हम लोग अपने साथ लिखेंगे, इंथैल्पी का एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला हमारे पास आ गया। दूसरा फार्मूला जो मैं चाहता हूं कि आप लोग याद रखें, डेल्टा एच इज इक्वल टू चेंज इंटरनल एनर्जी प्लस पी डेल्टा वी, ये आ गया एक इंथैल्पी चेंज का फार्मूला। अच्छा, अब हम इस फार्मूले को अगर हम लिक्विड और सॉलिड कर लिया, अब आप गैस जेन से निकाल दो। अगर मेरे पास
क्या चीज हूं? लिक्विड हूं। इफ वी हैव लिक्विड, या हमारे पास सॉलिड हो। लिक्विड और सॉलिड के केस में वॉल्यूम चेंज नहीं होता, आप याद रखिएगा। लिक्विड और सॉलिड के केस में वॉल्यूम चेंज नहीं। लिक्विड पानी है, आप हीट कर दो तो वॉल्यूम तो वही रहेगा, वो स्लाइड चेंज रहेगी। सॉलिड को आप हीट दोगे तो उसका वॉल्यूम भी तकरीबन वही रहेगा। इस तरह तो नहीं गैस की तरह की ये एक्सपेंड करे, वर्क करे। तो लिक्विड और सॉलिड के केस में ये स्पेशलिटी है कि इन केस ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, डेल्टा वी जो है ये किस चीज के बराबर है? ये जीरो के बराबर है। ठीक है। अब जब आपको पता चला कि जब अगर केस लिक्विड और सॉलिड है तो डेल्टा वी भी तो जीरो हो जाएगा। इसी इक्वेशन को अगर अब मैं लेके आ जाऊं, इसी इक्वेशन को, फिर क्या होगा? फिर ये जो पी डेल्टा वी है ये भी खत्म हो जाएगा। मतलब डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई। क्यों? क्योंकि ये जो प्रेशर और डेल्टा वी है ये भी तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम आपका जीरो है तो जीरो मल्टीप्लाई बाई पी जीरो आ जाएगा। तो अब देखो एक और कंडीशन हमारे पास आ गया है। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि डेल्टा, अच्छा ये जो कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, चेंज इन एनर्जी ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू हीट अब्सॉर्ब बाय सिस्टम, ये तो ऑलरेडी हो चुका है इस पेज पे। यस, ये हो चुका है ना ये वाली बात। तो मैंने ये वाली जो स्टेटमेंट मैंने लिखा उसको मैं अभी मिटाऊंगा। ये मैंने ऐसे फालतू यहाँ पे लिखा हुआ है। ये वाली जो कुछ मैंने यहाँ पे लिखा, इट मीन्स ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, पिछले पेज पे था ना। तो क्यों इस पे कांस्टेंट वॉल्यूम का बात तो खत्म हो गया ना, कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी जो था। अब तो बात कांस्टेंट प्रेशर का चल रहा है ना। जी, तो जरा दोबारा देख लीजिए। अगर आपके पास लिक्विड या सॉलिड है तो लिक्विड और सॉलिड के केस में डेल्टा वी तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि उनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। जब वॉल्यूम चेंज नहीं होता तो यही जो फार्मूला है जो लिखा हुआ है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस प्रेशर मल्टीप्लाई बाई जीरो कर देता हूं क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा, तो पी जीरो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर डेल्टा एच किस चीज के बराबर हो गया? जस्ट इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। तो डेल्टा एच के दो फार्मूले आ गए हमारे पास यहाँ पर। एक फार्मूला ये है, एक वही जो ओरिजिनल फार्मूला था, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई चेंज एनर्जी प्लस पी डेल्टा वी। एक ये फार्मूला है, ठीक है। ये वाला फार्मूला कब हमारे काम आएगा? जब वॉल्यूम जीरो के बराबर नहीं हो, वॉल्यूम इज नॉट जीरो। और ये वाला फार्मूला कब आएगा? जब डेल्टा वी जीरो के बराबर हो। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पर भी डेल्टा वी, बस बस ये इंथैल्पी के दो फार्मूले आ गए। एक इंथैल्पी का वो फार्मूला कि जब वॉल्यूम जीरो, चेंज इन वॉल्यूम जीरो नहीं हो तो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल वी। और अगर चेंज वॉल्यूम जीरो है तो फिर डेल्टा इज इक्वल डेल्टा ई। इसी तरह सवाल अक्सर हमें हमारे साथ पूछा जाता है कि लिक्विड और सॉलिड कि वो कब ऐसा केस है, कब 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 जब इंथैल्पी चेंज इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। तो लोग सोचो कि यार कब ऐसा हो सकता है कि इंथैल्पी चेंज इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा? यार ये लिक्विड और सॉलिड के केस में, जब आप किसी लिक्विड को हीट दोगे या किसी सॉलिड को हीट दोगे तो जो हीट आप दोगे उससे इंटरनल एनर्जी तो चेंज हो जाएगी, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। वो इंटरनल एनर्जी जस्ट चेंज इन एंथैल्पी के बराबर हो जाएगा सॉलिड और लिक्विड के केस में। लेकिन गैस की शक्ल में जब आप हीट दोगे तो वो वाला हीट जो है वो फिर इक्वल हो जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क के बराबर हो जाएगा। यस। अच्छा, ये सब कुछ हम लोग जो अभी तक ये दो फार्मूले भी है, ये अभी भी बात चल रही है प्रेशर कांस्टेंट पे बात चल रही है, ठीक है। अगर आप प्रेशर कांस्टेंट नहीं करोगे तो इंथैल्पी का लफ्ज ही गायब हो जाएगा। तो ये जो कुछ पेज पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, नाउ सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी कीप प्रेशर, ये सब प्रेशर आपने कांस्टेंट किया हुआ है। प्रेशर आपने कांस्टेंट किया, आपको एक फार्मूला मिला। फिर आपने वॉल्यूम को जब जीरो कर दिया, लिक्विड जीरो, तो फिर आपको एक और फार्मूला। सो दो फार्मूले यहाँ पे आपके पास आ गए।
अच्छा, जो कुछ मैंने लिखा हुआ है ये आपके पास आ गया। व्हाट इज इंथैल्पी? लेट्स सी द केस एट कांस्टेंट प्रेशर नाउ। आप यहाँ से दोबारा वो चीज रिपीट हो रहा है कि प्रेशर आपका क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। इंथैल्पी H इज इक्वल टू E प्लस पी डेल वी, ये स्टेट फंक्शन है। अच्छा, ये सब का सब ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है, वो मैंने असल में यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन करना था, वो सारा का सारा वहां पे हो गया। तो जैसे मैंने कहा था एक सिस्टम है वगैरह वगैरह है, जो कुछ भी हो गया था। डेल्टा एच इंथैल्पी इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी के बराबर है। डेल्टा एच को आप अकेले मालूम नहीं कर सकते, यानी ना तो आप H1 को मालूम कर सकते हो और ना तो आप H2 को मालूम कर सकते हो। अलबत्ता हम लोग डेल्टा एच को फाइंड कर सकते हैं। डेल्टा एच फिर किस चीज के बराबर होगा? डेल्टा ई प्लस पीवी के इक्वल होगा। अच्छा, इधर आप डेल्टा पीवी लिखेंगे, ठीक है, ये वाला आपका फॉर्मूला होगा। ये वाला फॉर्मूला फिर हमने आगे जाकर इसको दो जगहों पे देख लिया। जब आप इसको, सॉरी, आपने इसको ओपन कर दिया था, अभी तक नहीं, अभी तक नहीं, हमने इसको थोड़ा सा ओपन कर लिया। डेल्टा वी हमने जब लिखा, डेल्टा वी को जो चेंज करके हमने देखा, तो इसका फॉर्मूला मेरे पास आया कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल वी, है ना, यही था ना, पी डेल वी, यस, पी डेल्टा वी, या पी डेल्टा वी, ये मेरे पास आया था। इस फॉर्मूले को हमने दो एस्पेक्ट से जाके देखा था। एस्पेक्ट नंबर वन, अगर तो ये लिक्विड एंड सॉलिड है, लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड एंड सॉलिड के केस में डेल्टा वी जीरो के बराबर है, तो फिर यही फॉर्मूला बनेगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू जस्ट डेल्टा ई, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई, ये वाला फॉर्मूला बना। और दूसरा क्या था, अगर वो गैस है तो फिर ये फार्मूला वही फार्मूला बनेगा जैसे अपने पेपर, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी वेक्टर, राइट। तो दोबारा रिपीट हो गया। अच्छा, अब फिर से इंथैल्पी क्या चीज है? इंथैल्पी, इंथैल्पी उस हीट को कहते हैं जो आप कांस्टेंट प्रेशर पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब प्रूफ हमें चाहिए, शायद मैंने नेक्स्ट पेज पे इसका प्रूफ भी लिखा हो। अच्छा, इन केस ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड ये भी हो गया। इन केस ऑफ लिक्विड सॉलिड डेल्टा वी चूंकि जीरो है, तो ये अगर आप इसको सॉल्व करोगे, तो ये होगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी मल्टीप्लाई बाई जीरो, तो वो जीरो हो जाएगा। सो इट मीन डेल्टा एच इज इक्वल डेल्टा ई, राइट। मतलब ये मैंने शुरू में जब लेक्चर तैयार कर रहा था तो मैं लिखे थे, लेकिन वो अगले अगले पेजेस पे सारे हो रहे हैं। अच्छा, अब मैं आखिरकार प्रूफ, बतौर प्रूफ की तरफ आना चाहता हूं कि क्या वाकई में कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट है वो इंथैल्पी के बराबर है या नहीं, क्या वाकई में? तो अब मैं उसकी तरफ जाना चाहूँ, ठीक है। जरा आप लोग मुझे इंथैल्पी का फार्मूला बताओ, सिंपल फार्मूला। इंथैल्पी का अगर एच से लिखा जाए तो एच इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम मार्क। और अगर आप इसका डेल्टा लिखोगे तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी। ये डेल्टा पीवी को जब हमने सॉल्व किया था सारा का सारा कटिंग होने के बाद, ये हमारे पास बच गया था डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा, राइट। ये था ना, ये फॉर्मूला था, मैं याद किया था।
चलो मैं इसको एक नाम देता हूँ कि चलो ये मेरे पास एक फार्मूला है, फिलहाल इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ अपनी आसानी के लिए। इक्वेशन नंबर 1 है। इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मैं इंटरनल एनर्जी का फार्मूला पुट करना चाहता हूँ। इस इंटरनल एनर्जी का फार्मूला मैं लाना चाहता हूँ। आपको पता है कि डेल्टा ई किस चीज की इक्वल है? डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। और साथ ही साथ थोड़ा उसको अगर आप और वो कर लेंगे तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम है तो मैंने वर्क की जगह पी डेल्टा वी लिख लिया। वर्क डन बाय द सिस्टम है। अब अगर मैं इसको पुट करूं इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1 मैं इसको यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना चाहता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 क्या कह रहा है? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई। तो डेल्टा ई की जगह क्या लिखूंगा? क्यू माइनस पी डेल्टा वी। चलो कलर चेंज करता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। डेल्टा एच इज इक्वल टू, डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या है? क्यू माइनस पी डेल्टा वी, और उसके बाद प्लस का निशान है। तो वैसे भी पी डेल्टा वी तो पहले से भी मौजूद है। अब अगर आप देखें, एक जस्ट पी डेल्टा वी है, एक माइनस पी डेल्टा वी, तो ये कट जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा? डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू। आखिरकार हमारे पास एक और फार्मूला आ गया, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू। ये जो क्यू है, ये सारा का सारा गेम कहां से शुरू हुआ है? कांस्टेंट प्रेशर पे शुरू। तो अगर मैं इस क्यू के साथ नीचे यहाँ पर टी लिख दूं तो अब ये हो जाएगा हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर जब आप हीट दोगे तो ये किस चीज की इक्वल हो जाएगा? चेंज इन एंथैल्पी के बराबर हो जाएगा। सो आखिरकार हमारे पास हीट का एक दूसरा रास्ता भी हमें आखिरकार मिल गया कि हीट जो आप सिस्टम को दे रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पर आप दे रहे थे तो वो कुछ और था। कांस्टेंट प्रेशर पर जब आप हीट दोगे, ये क्या चीज है? ये क्यूपी, दिस इज हीट, दिस इज हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर जब आप हीट दोगे, ये किस चीज के बराबर हो जाएगा? ये चेंज इन एंथैल्पी के बराबर हो जाएगा। और आखिरकार हमारे पास आ गया था कि इंथैल्पी क्या चीज है। इंथैल्पी दरअसल वो हीट है जो आप कांस्टेंट प्रेशर पे देना चाहते हैं, या वो हीट चेंज है। ठीक है, वो हीट चेंज है जो आप कांस्टेंट प्रेशर पे देना चाहेंगे। सादा अल्फाज में जो हीट आप सिस्टम को देना चाहते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर, दैट हीट इज कॉल्ड एज इंथैल्पी। अब मजे की बात, हीट एक स्टेट फंक्शन नहीं है। ठीक है, हीट प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम भी नहीं है। लेकिन ये जो हीट जब इंथैल्पी का शक्ल इख्तियार कर लेता है, फिर ये प्रॉपर्टी भी हो जाता है। फिर इसको आप स्टेट फंक्शन भी कह सकते हैं। फिर इसका H1 H2 भी बनता है, फिर इसका डेल्टा H भी बन जाता है। सो एनीहाउ दिस इज वन सी। ओके, सो आखिर क्या लिखा? सो चेंज इन इंथैल्पी इज इक्वल टू हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। अब बात दोबारा रिपीट हो गई, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी। डन। अब जरा देखिए फार्मूलाज हमारे पास कितने बन गए हैं, जरा आप देख सकते हैं यहाँ पर फार्मूला। देख रिवीजन आपकी, मैं अगर थोड़ी सी आपकी मैं आपको रिवीजन करा दूं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का जो फार्मूला था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसका फार्मूला क्या है? चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल्टा वी। बहुत डिस्कस किया हुआ है, बस उसको याद करना पड़ेगा आपको। दूसरा फॉर्मूला है चेंज इन इंटरनल एनर्जी
तकरीबन तकरीबन बराबर हो जाएगा चेंज इन एंथैल्पी के। कब? लिक्विड और सॉलिड के केस में। क्यों भाई, किस खुशी में? क्योंकि लिक्विड और सॉलिड का वॉल्यूम चेंज नहीं होता, डेल्टा वी चूंकि उसका जीरो है। तो भाई वो कौन सा केस है कि इंथैल्पी चेंज इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर हो जाता है? बिल्कुल बराबर है। तो अब लिक्विड और सॉलिड केस में ये बिल्कुल उसी तरह का ऊपर वाला का फार्मूला है कि इंटरनल एनर्जी फिर हीट के बराबर कब होगा? जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट। व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा फिर आप जितना हीट प्रोवाइड करोगे वो हीट सिर्फ और सिर्फ एनर्जी चेंज के बराबर होगा। बस खत्म। राइट। और ये फार्मूला फिर क्या चीज है? ये इंथैल्पी चेंज का फार्मूला है। कोई भी रिएक्शन हो गया, वो कांस्टेंट प्रेशर पर है, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट देगा तो वो तो इंथैल्पी का लफ्ज आएगा। तो इंथैल्पी क्या ले आप ये वाला फार्मूला याद करो, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। और आखिर में इंथैल्पी चेंज क्यूपी के बराबर कब होगा? एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर आप हीट को कांस्टेंट प्रेशर पे प्रोवाइड करोगे तो उस हीट का ना, वो हीट किस चीज की इक्वल हो जाएगा? चेंज इन एंथैल्पी की इक्वल होगा। और अगर आप उस हीट को कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रोवाइड करोगे तो ये चेंज इन एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो ये पांच फार्मूलाज आपके जहन में इंशाल्लाह बैठ गए होंगे। इसको आप लोग जितना याद कर सकते हो याद कर लो। एक तो ये आपके न्यूमेरिकल में काम आएगा और एमसीक्यूज में काम आएगा। इधर दुनिया जहाँ का कोई भी एमसीक्यूज बनेगा, आपके जहन में अगर ये चीजें रहेंगी तो आपके लिए कोई इशू नहीं रहेगा। बिल्कुल आई आई गारंटी, आई चैलेंज। कुछ नहीं, आपके जहन में पता है कि हाँ यार डेल्टा एच कब डेल्टा ई के इक्वल होता है, हीट कब इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर हो जाता है, हीट कब इंथैल्पी चेंज के बराबर हो जाता है। अब आपके जहन में सब की कहा इस कंडीशन में ये होगा, इस कंडीशन में ये होगा, इस कंडीशन में ये होगा। इसको याद रखिएगा। ये वीडियो आज आपके लिए मैंने एडवांस में रिकॉर्ड की थी, ठीक है? क्योंकि मुझे जो है एलर्जी है और फिर भी अपने साथ लड़ भी रहा था और आप लोगों को लेक्चर भी मैंने प्रोवाइड कर लिया। सो यहाँ पर जितना था वो हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर से दोबारा हाजिर हो जाते हैं। वो होगा मेरे पास क्या कुछ इंथैल्पीज, मुख्तलिफ रिएक्शंस की इंथैल्पीज हम उसमें पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सो सी यू देन। स्क्रीनशॉट्स आपको मैं दे देता हूँ।